दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बिहार में जो विधानसभा चुनाव के लिए उसके कुछ ही महीने पहले ये जो शुरू हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, ये इतनी अफरा तफरी में शुरू हुआ है, इतने कम समय में इसको अंजाम दिया जाना है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। अब जो बीएलओ हैं उनके स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे मसले उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, वो स्वयं मसला बन जा रहे हैं कि पूछिए मत। मतलब तमाशा सा कई जगह दिखाई दे रहा है और इसको प्रशासन कॉग्निजेंस भी कई जगह ले रहा है। कई जगह सस्पेंड किया है लोगों को, कई जगह एफआईआर दर्ज किया गया है अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ, कई जगह उनको डांटा फटकारा गया है कि भाई ऐसे करो वैसे करो, बहुत सारी चीज़ें। और एक अधिकारी कुछ कह रहा है, दूसरा अधिकारी कुछ कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है कि किसको लेना है, किस पेपर को नहीं लेना है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अभी भी बिहार में क्लियर नहीं हो पा रहा है कि साहब राशन कार्ड लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, मान रहे हैं कि नहीं, आधार को मान रहे हैं कि नहीं, मतदाता पहचान पत्र को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। कल्पना कीजिए इन सारे मसलों पर अगर कहीं जा करके लोगों के बीच कर्मचारियों से बातचीत करते हुए कोई रिपोर्टर, कोई पत्रकार, कोई यूट्यूबर अगर जनता को, समाज को, शासन प्रशासन के लिए जरूरी जानकारी देता है कि साहब इतने बड़े महत्वपूर्ण काम में ये अफरा तफरी के कारण गड़बड़ी हो रही है या गैर जानकारीवश कोई गलती दिखाई दे रही है, तो ये हमारे देश के वोटिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाली चीज़ है। हमारे चुनाव की पारदर्शिता को, निष्पक्षता को, ऑब्जेक्टिविटी को, ये चीज़ें उसकी एक गलत छवि पेश करेंगी। तो उस डिस्टॉर्शन से चुनाव प्रक्रिया को बचाने का प्रयास, ये तो बहुत अच्छा प्रयास माना जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने तो कई बार हमने देखा है अतीत में कि अच्छे पत्रकारों ने जब कभी चीज़ों को सामने लाया तो उनको एक तरह से इज्जत बख्शी, यह सब आपने एक गलती को सामने लाया, हम उसको करेक्ट करते हैं। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। अभी बिहार के बेगूसराय में एक जगह है बलिया, बलिया उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेगूसराय का बलिया है। पहले ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी हुआ करता था, अब नहीं है। लेकिन उस बलिया में, बलिया थाने में एफआईआर दर्ज हो गया है देश के बहुत जाने माने यूट्यूबर, और यूट्यूबर ही नहीं है, वो देश के बड़े टेलीविजन 2-2 चैनलों के संपादक रह चुके हैं। संपादक, प्रधान संपादक और मैनेजिंग एडिटर, इस तरह के बड़े पदों पर रहे हैं। अनेक अखबारों में उन्होंने काम किया है और उनका नाम है अजीत अंजुम। लाखों में उनकी व्यूअरशिप है, करोड़ों में बल्कि कहिए, और लाखों उनके सब्सक्राइबर हैं। बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर हैं। उनकी रिपोर्टिंग बहुत सराही गई है अलग अलग समयों पर, और उनके खिलाफ एफआईआर की बात आई है सामने। अभी पता चला है कि अजीत अंजुम के खिलाफ बेगूसराय जिले के एक थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है, और एफआईआर दर्ज जो कराया गया वह भी एक बीएलओ के जरिए कराया गया है, और अब उसको भी एक मोहरा ही बनाया गया होगा, जाहिर है। लेकिन प्रशासन में कोई अगर बैठा है तो बेचारा क्या करेगा, कुछ तो मानना पड़ेगा बात आपको ऊपर से। लेकिन अगर सिस्टमेटिक कोई गड़बड़ी हो रही है और उस गड़बड़ी को कोई सामने ला रहा है, तो इतना क्यों आप इसको गलत समझ रहे हैं? ये तो करेक्टिव एक मेजर हो सकता था आपके लिए कि भाई अपनी गलतियों को दूर कीजिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हमने पहले भी देखा है कि भाई जब लोग फॉर्म भरा करते थे तो 2 फॉर्म मिलते थे और एक पावती होती थी। पावती मतलब रिसिप्ट, प्राप्ति। एक नियम है। अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, अनेक लोगों ने स्वयं मुझसे भी कहा है कि साहब उनको प्राप्ति वाला फॉर्म नहीं मिला, उनको रिसिप्ट नहीं मिल रही है, तो वो कैसे कंप्लेन करेंगे अगर उनका नाम नहीं आएगा। मान लीजिए वो मतदाता नहीं बनाए गए और वो गए और कहने कि भाई हमने तो भरा था और सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे, हम क्यों नहीं बने मतदाता। तो मतदान अधिकारी कह सकता है या जो भी संबद्ध अधिकारी है कि भाई आपका तो फॉर्म ही नहीं था। अब वो बेचारा करेगा क्या? वो क्लेम कैसे करेगा कि हमने फॉर्म भरा था और ये रहा हमारा फॉर्म, ये उसकी फोटोकॉपी है या उसका ये प्रतिलिपि है। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा रहा है बहुत सारे लोगों को।
हो सकता है कुछ लोगों को मिला भी हो। मैं इस दावे को प्रशासन के गलत बिल्कुल नहीं ठहरा रहा हूं 100%। हो सकता है कि किसी इलाके में बंटा हो सकता है शहरों में बंटा हो सकता है बड़े अफसरों में बंटा हो जो मतदाता हैं, हो सकता है समृद्ध संभ्रांत उन लोगों में बंटा हो। लेकिन गरीब जो गांव के लोग हैं, मैंने कई लोगों से बात की, खासकर उस इलाके के रहने वाले लोगों से, कि हमारी जरा बात कराइए। कई लोगों ने कहा उनको नहीं मिला। मैं बता सकता हूं कई ऐसे लोगों का मेरे पास नोट्स हैं। मैंने पूछा लोगों से फ़ोन पर कि भाई ये मिल रहा है कि नहीं। जैसे हमने एक पटना के एक टीचर से पूछा जो किसी और जिले के रहने वाले हैं कि क्या उनके गांव में फॉर्म मिल रहा है प्राप्ति वाला, या उनको कोई किसी तरह की पावती है। तो उन्होंने अपने गांव के लोगों से बात करके बताया कि नहीं मिल रहा है। तो अगर कहीं फॉर्म भरने में गड़बड़ी की जा रही है या हो गई अनजाने में, कमजोरी बस, हल जल्दी जल्दी काम करना है इसलिए, अब जैसे एक जगह फॉर्म में मैंने देखा एक खबर आई है, और अगर ये प्रामाणिक खबर नहीं है तो उसको तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को स्वयं इसका खंडन करना चाहिए। लेकिन खंडन तो आया नहीं। कई कई घंटे की बात है, पुरानी बात है, कि भाई एक जिले में बिहार के एक महिला ने फॉर्म दिया और फॉर्म पर उसका फोटो डालने के बजाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फोटो चला गया। अब ये भी खबर है, और देश के तमाम प्रामाणिक और बड़े जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब की खबरों में ये चल रही है, और मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखा किसी का। तो अजित अंजुम ने किसी स्थल पर जाकर के लोगों से बात की, और वे सभी सरकारी कर्मचारी थे। उनसे पूछा कि भाई ये फॉर्म में, अच्छा किसी का नाम नहीं उन्होंने दिखाया, किसी फॉर्म पर किसी भी व्यक्ति का जिसका वो फॉर्म था उसका नाम उन्होंने नहीं दिखाया। कोई गोपनीयता किसी की उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। उन्होंने बस ये बताया कि इसमें ये गड़बड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ ये समस्या दिखाई दे रही है, और इस ब्यौरे के साथ उन्होंने टिप्पणियां की। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उनका पूरा इंटेंट ये था, उनका अभिप्राय ये था कि जो गड़बड़ी हो रही है लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, वो कैसे ठीक की जाए। मकसद ये था, उनकी भावना ये थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्सपोज किया इस चीज को, अब सारे बड़े बड़े नेता जो पटना में बैठे हैं उनको खबर तो मिल रही है, लेकिन वो ये बात नहीं कह पाते हैं कि क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, और कोई जाने कोई अनजाने भी हो रही है, कोई काम के दबाव में हो रही है, कोई इल्म न होने के कारण हो रही है, कोई अच्छा प्रशिक्षण, सही ढंग का प्रशिक्षण न होने के कारण कोई कर्मचारी कर दे रहा है अनजाने में गलती। कई लोग डॉक्यूमेंट्स के बगैर फॉर्म ले रहे हैं और जमा कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो क्या वो बाद में फॉर्म जो लोग जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, क्या वो एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या उनको बताया जा रहा है कि किस तरह के फॉर्म की, किस तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत है? ये फॉर्म नहीं, ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। इन सारी चीजों के बारे में अगर कोई जर्नलिस्ट ये चीजें बता रहा है, इस समस्या को एड्रेस कर रहा है, और किसी का नाम लिए बगैर, काम में किसी तरह की बाधा डाले बगैर अगर कर रहा है, तो क्या परेशानी हो सकती थी? लेकिन उनको टारगेट इसलिए किया गया, क्यों किया गया टारगेट अजीत अंजुम जैसे वरिष्ठ पत्रकार को, और जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है देश में? इसलिए किया गया कि कोई ये और काम ना कर सके। कोई दूसरा पत्रकार ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ हम ये करेंगे। अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, अखबारों के तो लोग कर ही रहे हैं लोग, लेकिन क्या अखबारों के लोगों पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं? नहीं करा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो यूट्यूबर हैं आज के, मैं सब यूट्यूबरों की बात नहीं कर रहा हूं, देयर आर सर्टेन पीपल जिनकी बैकग्राउंड पत्रकारिता की है, वो बहुत मेहनत से, इन्वेस्टिगेटिव ढंग से और हर तथ्य की पड़ताल के बाद अपनी खबरें पेश कर रहे हैं, स्पॉट पे जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है कि दिल्ली से एक पत्रकार बिहार जाता है अपनी पूरी टीम के साथ, वो घूम रहा है, गांव में घूम रहा है, शहर में घूम रहा है, दर दर की ठोकर खाते हुए जा रहा है तमाम इलाकों में, कभी किशनगंज, कभी अररिया, कभी फारबिसगंज, कभी मधेपुरा, कहीं कटिहार, और फिर बेगूसराय। और वो रिपोर्टर किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के बगैर, कोई उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं है, वो सिर्फ पत्रकारिता का प्रतिनिधि है, और आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि कोई जर्नलिस्ट
जमीनी स्तर पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो गड़बड़ियां हो रही हैं जाने या अनजाने, उनको सामने लाए ताकि इलेक्शन कमीशन करेक्ट करे। बिहार के जो ऑफिसर्स हैं बड़े स्तर पर, जो बड़ा काम करने वाले हैं, उच्चाधिकारी हैं, उनकी निगाह में आए। मैं समझता हूं कि अजीत अंजुम ने जो किया उस पर तो उनको शुभकामना देनी चाहिए थी, उनको धन्यवाद देना चाहिए था कि आपने ये बात हम लोगों के सामने लाई है, उजागर की है, हम इसको करेक्ट कर रहे हैं। जो काम नहीं हो पा रहा है प्रशासनिक स्तर पर, उस काम को जर्नलिस्ट ही सामने ला सकता है। दोस्तों, जर्नलिज्म का सबसे खूबसूरत जो पहलू है वो क्या है? उसके बदसूरत पहलू भी हो सकते हैं और बहुत सारे खूबसूरत भी हो सकते हैं। उसमें एक खूबसूरत जो पहलू है वो है कि वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। अच्छी पत्रकारिता कैसे करती है? कि वो सिस्टम की प्रॉब्लम्स को, सिस्टम की गड़बड़ियों को सामने लाकर सिस्टम चलाने वालों के सामने रेमेडी यानी समाधान खोजने की जरूरत का एहसास कराती है। वर्षों पहले एक बार मेरी बात हो रही थी प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। उनकी किताब आई थी और उस किताब में उन्होंने इस तरह का जिक्र भी किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कहीं लिखा है, जो एक मुझे याद आ रहा था कि भाई जहाँ पर मीडिया स्ट्रांग है, जहाँ पर सूचना तंत्र मजबूत है, वहाँ पर बड़े अकाल बड़े सूखे नहीं होते या नहीं होने चाहिए। तो ये क्या? तो उन्होंने बताया कि कई बार होता था कि अकाल पड़ता था, लोग बहुत बेहाल हो जाते थे, लेकिन जब सूचना तंत्र मजबूत हुआ तो समाज को चलाने वाली जो शक्तियां हैं, शासन चलाने वाले लोग हैं, उन पर दबाव बना और फिर लोगों को एड्रेस किया जाने लगा उनकी प्रॉब्लम्स को। तो सूचना बहुत जरूरी है, सही सूचना बहुत जरूरी है, जिससे हालात बिगड़ने से पहले वहां पर रिलीफ चली जाए, वहां पर समाधान चला जाए, रेमेडी की जो तरह तरह की कोशिशें हैं उनको वहां पहुंचाया जाए, एड्रेस किया जाए। ये है खूबसूरती हमारे देश में या किसी भी मुल्क में जहां जनतंत्र है मीडिया की। मीडिया ये रोल अदा करता है, अच्छी पत्रकारिता ये रोल अदा करती है। मुझे लगता है अजीत अंजुम अच्छा काम कर रहे थे कि सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसको सामने लाया जाए, लेकिन उल्टे उन पर एफआईआर हो गया। हमारी जो जानकारी है उनके खिलाफ जो किया गया है एफआईआर, उसमें तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगे हैं और ये जो धाराएं हैं उसमें कुछ जो मुझे दिखी हैं अभी 13 तारीख को ये हुआ है और उसमें धारा 223, 3214, 132, 196 वगैरह वगैरह इस तरह की हैं। 123 आरपी एक्ट की 1951 की धारा है। मुझे लगता है अजीत अंजुम ने कोई ऐसी गलती नहीं की है, कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, कोई ऐसा उनके ऊपर आरोप नहीं बनता है कि आप एफआईआर कराएं और केस चलाएं। मुझे लगता है शासन प्रशासन को स्वयं सोचना चाहिए इस मुद्दे पर और तत्काल उस पूरे प्रोसेस को विड्रॉ करना चाहिए। हमारा कहना है कि जब बीएलओ के स्तर पर गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, समस्याएं दिखाई दे रही हैं, तो फिर एक जर्नलिस्ट को टारगेट क्यों कर रहे हैं? एक अकेले पत्रकार को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स, बेशुमार समस्याएं हैं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने माना कि समस्याएं हैं और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पूरे की पूरी सुनवाई को अगर ध्यान से सुना जाए तो बहुत सारे सवालात उठाए। भले ही उसने कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन जो उसके ऑब्जर्वेशन थे बिहार में इस वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर, उसमें कई जगह बड़े हैरत जताई सुप्रीम कोर्ट ने। फिर 3 सजेशंस भी दिए कि भाई आप उसमें आधार को मानिए, राशन कार्ड को मानिए और मतदाता पहचान पत्र को मानिए। लेकिन अभी भी बिहार में बड़े अधिकारी जो चुनाव कार्यालय से जुड़े हैं, उनके दिमाग में भी सफाई नहीं है कि इसके ऊपर करना क्या है। क्या वाकई बिहार के मतदाताओं से लिया जा रहा है ये आधार कार्ड और अन्य? क्या इनको एक सबूत के तौर पे लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है? यह भी एक प्रश्न है। अगर ये कोई प्रश्न उठाता है कोई जर्नलिस्ट, तो आप कहेंगे कि इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जी, ये क्या है मतलब? मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रशासन को इस पर रीथिंक करना चाहिए और डेमोक्रेसी के मर्म को समझना चाहिए कि सिस्टम की गड़बड़ियों को दूर तभी किया जा सकता है जब उसकी सूचना लोगों तक जाए। तभी शासन पर भी दबाव बनेगा, शासन को पता भी तभी चलेगा
मीडिया अगर बताएगा नहीं तो फिर बताएगा कौन आपको? एक वाइब्रेंट और स्वतंत्र मीडिया की यही महानता है डेमोक्रेसी में कि वो अपने सिस्टम को मजबूत करता है, खूबसूरत बनाता है, पारदर्शी बनाता है, जिम्मेदार बनाता है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।